नमस्कार, कानूनी जंक्शन में राहुल इस वक्त पहुंचा हूं औराई नवासी विधानसभा औराई में, जहां से जन चेतना पार्टी के प्रतिनिधि हैं राकेश कुमार शाह। आइए जानते हैं उनसे उनकी जुबानी, उनकी परिचय। सर, अपना परिचय रखेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपनी गरीबों की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक फैलाने का आप काम कर रहे हैं। मैं राकेश कुमार शाह, पेशे से मैं एक निजी शिक्षक हूँ और अपना विद्यालय का संचालक भी हूँ। मैं गरीबों की आवाज़ विगत 30 वर्षों से उठाते हुए आ रहा हूँ। जितने भी हमारे गरीब गुरबे हैं, दलित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, दिव्यांग हैं, अक़लियत है, वंचित लोगों की एक समूह है, जिनको हमारी भिन्न भिन्न सरकारों ने समय समय पर ठगने का काम किया है, लोक लुभावन नारों में उनको उठाने का काम किया, जिनके विकास से सरकार को कुछ लेना देना नहीं रहा, कभी नहीं रहा। आज की बात नहीं, विगत 75 वर्षों से नहीं रहा। अगर सच मायने में विकास की बात 75 साल पहले से शुरू की गई होती तो भारत आज दुनिया का सुपर विकसित स्टेट और कंट्री में गिनती किया जाता है। आज लोग कहते हैं कि अमेरिका विकसित है, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी और रूस, चाइना विकसित है। ऐसी बात नहीं है। अगर सच मायने में यहाँ के राजनेताओं को विकास पसंद होता तो विकास जरूर होता, लेकिन विकास हुआ है। मैं मानता हूँ कि विकास हुआ है, चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास हुआ है। इसमें टाटा है, बिरला है, अंबानी है, मफतलाल डालमिया है, अडानी है, आपको ये सब लोगों का विकास हुआ है। जो समाज के शोषक वर्ग हैं, जिन्होंने गरीब गुरबों का खून सिरिंज से चूसने का काम किया, ऐसे 5% लोगों का विकास हुआ है। आज देख लीजिए, कोरोना काल की अवधि में सारी दुनिया एक तरफ भुखमरी के कगार पर चली गई। गरीबों को रोजगार नहीं, धंधा नहीं, महंगाई चरम सीमा पर चली गई। और हमारे धीरू भाई अंबानी के बेटे जो हैं, दुनिया में तीसरे और दूसरे नंबर के धनाढ्य व्यक्ति में शुमार किए। ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? हम केंद्र और बिहार दोनों सरकार से मांग कर रहे हैं और अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप तो बोल पीटते हैं कि हमने बहुत विकास किया। तो जरा मैं बताऊं कि आपके ही शासनकाल में करोड़ों लोग बिहार से बाहर पलायन किए हैं रोजी रोजगार के लिए। और आपने वादा किया था कि जब मैं कुर्सी पर आऊंगा तो बिहार से एक भी पलायन नहीं होगा, बाहर लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रोजी दूंगा, रोजगार दूंगा, काम धंधा दूंगा, शांति व्यवस्था दूंगा, शासन प्रशासन मेरा चुस्त दुरुस्त होगा। तो फिर क्या कारण है कि आज इतनी करोड़ों की तादाद में लोग बिहार से बाहर हैं और लॉकडाउन जब लगता है तो लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बिहारी या देश के भिन्न भिन्न नागरिक जो जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें, हम सबको सुविधा देने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट फेल्योर हो जाती है, शासन प्रशासन फेल्योर हो जाती है। और जितने भी हमारे बिहारी भाई बंधु हैं, जो गरीब गुरबे हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को वहाँ मकान वाले धक्का मार करके बाहर फेंकता है कि तुम निकलो यहाँ से, और बाहर पुलिस कहती है कि तुम अंदर जाओ। तो एक तरफ मकान मालिक पीटता है, दूसरी तरफ पुलिस पीटती है, मार्केट बंद है, आवागमन बंद है, रोजी रोजगार बंद है, खाने पीने का कोई साधन नहीं है। और उस स्थिति में समझ सकते हैं, दुनिया का यह पहला देश है हिंदुस्तान, जहाँ के शासक वर्गों ने गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदने का काम किया है। गरीब से गरीब मुल्क पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। आप कहीं का इस तरह का इतिहास बता दीजिए। हमारे मोदी जी और नीतीश जी किस बिना पर कहते हैं कि हमने विकास किया है, और हम तो उस गरीब भाई बंधु को चैलेंज के साथ कहते हैं कि भूल गए तुम अपना वो दोस्त 4 महीना पहले का जो पूरा वक्त, और उसके पॉकेट में पैसा नहीं है। व्यवस्था बस एक तरफ आवश्यकता की पूर्ति करनी है और दूसरी तरफ उसके पास पैसे नहीं है, तो अपराध की दुनिया में फिर वो कदम बढ़ाता है। और ये तो सरकार की एक पॉलिसी है कि बेरोजगारी पैदा करो, अपहरण, लूटपाट, मारकाट इतना मचाओ कि जितने गरीब जो तड़प रहे हैं अधिकार के लिए वो जेल में अंदर चले जाए, और इतना उसको कुचाई करो, इतनी पिटाई करो, इतना तड़पाओ जेल के अंदर में, बाहर में, वो सदा सदा के लिए अपना अधिकार मांगना भूल जाए। क्या लग रहा है सर, इस बार बदलाव हो सकती है? पूरे बिहार में बदलाव की बयार है, और बदलाव भी अच्छे हाथों में जाए तो बदलाव अच्छा रहेगा।
आरजेडी से तेजस्वी जी वादा किए हैं जनताओं से, युवाओं से कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, और उससे भी ज़्यादा नीतीश जी किए हैं। क्या वो अपने वादे पे कायम रहेंगे? देखिए, ये सब के सब एक ही पाठशाला के एक ही गुरु के शिष्य हैं। मैं इसको दूसरे रूप में कह दूं कि एक शीशी में 3 गिलास, ये शराबियों का कहना है, एक शीशी में 3 गिलास, लालू, नीतीश और राम विलास, ये कोई अलग मानसिकता के लोग नहीं है। ये जेपी के तमाम आदर्शों को भुला गए। ये तेजस्वी प्रसाद यादव अभी दूध का दांत टूटा नहीं है, लालू जी के उत्तराधिकारी हैं। इनको पहले ये बताएं कि जिनके आपके पास जितना बाप दादा ने लूटपाट किया, चारा खा के अलकतरा पी गया और वो रुपया का घोटाला करके आज जेल में बैठे हैं, तो पहले अपनी संपत्ति तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है, और उस संपत्ति को ही पूरे बिहार के नौजवानों को बांट दो तो उसको तो रोजगार मिल जाए। 10 लाख रोजगार तो बात की बात है। जिसके बाप दादा ने पूरे बिहार को 15 साल तक लूटने का काम किया, अपहरण उद्योग चलाया, दंगा फसाद हुआ, मार काट हुआ, न सड़क, न बिजली, न शिक्षा, न चिकित्सा, बिहार के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। उनका बेटा आज दावा करे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, ये तो हवाई कोई बकवास है, ये उनके बस की बात नहीं है, इसलिए इस दावा में कोई दम नहीं है। अब रही बात नीतीश बाबू की, तो नीतीश बाबू का पहला प्रयास तो सफल रहा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन दूसरे प्रयास में वो भी उसी डाल पर जाकर बैठने का प्रयास किए जिनके अगेंस्ट में इन लोगों ने मोर्चाबंदी किया था। तो दूसरा कार्यकाल इनका आधा खत्म हो गया और तीसरा में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। इसलिए इन दोनों के दावों में कोई दम नहीं है। जी, क्या संकल्प लेके उतरे हैं सर विधानसभा में? विधानसभा में हमारा संकल्प है कि हमारे पूर्व के जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे औराई को पीछा करने में जितना हाथ पांव चलाए, औराई को बड़ योगदान दिया, उन तमाम छूटे हुए अधूरे कार्यों को हम लोग 5 वर्षों का समय मिलता है तो पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। मैं वादा तो नहीं करूंगा कि 5 साल में पूरा का पूरा जन्नत बना दूं, सही बात है, लेकिन जो 75 वर्षों का कार्यकाल पिछड़ों का रहा है उसको 5 साल में आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक विधायक होने की क्षमता होगी, जो आर्थिक पावर होगा, वित्तीय पावर होगा, उस पावर में हम पहले उस घर में दिया जलाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है। हम पहले उस गरीब गुरबों की झोपड़ी में विकास का काम करना चाहेंगे जहां आज भी विकास हजारों वर्ष दूर है। मैं जाता हूं, देखता हूं, गली कुची में गरीबों की बस्ती है, हरिजन की बस्ती है, न वहाँ सड़क, न बिजली, न पानी, न शिक्षा, न चिकित्सा, न सुरक्षा, न कोई व्यवस्था। और जहाँ 2 घर की बस्ती है जो संपन्न लोग हैं, उनके घर पर जाने के लिए तमाम फैसिलिटी। ये कैसा विकास है? मैं पूछता हूँ, उस गरीब गुरबे के पास चल कर देखिए, उसको पहनने के लिए आज भी कपड़ा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि राशन फ्री हो गया तो धनी हो गया। अरे बाबा, राशन की राशन उसको मिलता है तो राशन की राशन अमीर भाई को भी। गांव समाज के वैसे लोग सबसे पहले लाइन में लगते हैं, तो कहेंगे कि मेरा काम पहले कर दो, बाद में उसका काम करना। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था आपसे, अभी जो मतदान है वो ईवीएम से होना चाहिए बैलेट पेपर से? देखिए, मतदान चाहे ईवीएम से हो, मतदान चाहे बैलेट पेपर, नहीं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो बोलते हैं कि ईवीएम में मिसमाइंड होता है, मिस्टेक होता है कि डालना उस पे चला जाता है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? मैंने कहा ना कि मतदान होता है, पहले बैलेट से होता है। तो बैलेट में जो दबंग लोग होते थे बैलेट उड़ा ले जाते थे, लूट देते थे, उस लूटपाट के कारण खून खराबा होता था। जो दबंग पड़ते थे वो अपने घर पर ले जाकर बैलेट छापते थे, बापे पुते बहुत बेटी मिलकर। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। अब उसको दूसरे रूप में इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कन्वर्ट किया गया, तो अब उसमें भी टेक्निक फंसाने वाले फंसा ही देते हैं। अब ये तो हम यांत्रिक लोग नहीं हैं, उसके क्या सिस्टम है, उसका क्या चिप्स होता है, क्या उसका टेक्निक है कि सब जगह पर बटन दबाइएगा तो एक ही पार्टी के सिंबल पर जाकर बटन टिपाएगा। तो ये तो देखभाल करना चुनाव आयोग का काम है, ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। लेकिन मेरा मानना है कि वोटिंग चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो,
या बैलेट पेपर से। निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय होना चाहिए। जनता जिस पार्टी को, जिस नेता को, जिस उम्मीदवार को चाहती है, उस उम्मीदवार को ही बटन टिपाए, उसी पर मुहर लगे, इसके लिए सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। तभी तो माना जाएगा कि जन का मत हुआ। वरना अपहरण उद्योग है, वरना आप लूटपाट मचा रहे हैं, वरना आप सीना झपटी में यकीन करते हैं, तब वहां पर गरीबों की वोट का कोई मायने नहीं रखता। आपके पास लाठी है, गोली है, बम है, बारूद है, वहां पर गरीब गुरबा क्या करने जाएगा? अपना वोट गिराएगा कि अपना जान गंवाएगा? तो इसको निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाने हेतु ये तो चुनाव आयोग को देखना है, शासन प्रशासन को देखना है कि हमारा एक एक जनता हमारी जो है सही सलामत वोटिंग करे और उनके हिसाब से ही जनप्रतिनिधि का चुनाव हो। धन्यवाद। इस वक्त हमारी बात हुई थी जन चेतना पार्टी, भारतीय चेतना पार्टी के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे राकेश कुमार साहब से। देखते रहे कानून सत्य